बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के हक में मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत और काजी फायज ईसा को शायद हजम नहीं हुआ। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बुखलाट में बड़े ख़तरनाक ऐलानात किए और दूसरी तरफ 4 प्रो काजी जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहाक जज के तौर पर तैनाती का फैसला कर लिया गया है। ये जजेस कौन है और इनका माजी जो है वो इस हवाले से क्या है, इसकी तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। और आने वाले दिनों के अंदर ताकतवर हल्के और अदलिया का जो टकराव है और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर जिन मुकदमात को आगे बढ़ाया जा रहा है और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह रात को जज और इमरान खान की जो कम्युनिकेशन हुई है उसके अंदर भी इमरान खान ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, आपको इल्म है एक ही काम है इस वक्त पूरी रियासत और उसके इदारों का कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ क्या करना है। दूसरी तरफ मुआशी तबाही इस सतह पर फैल गई है कि फैक्ट्रियां कारखाने बंद हो रहे हैं। इसकी कुछ आम तफसीलात इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। बिजली के बिल्स हों, गैस के बिल्स हों, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हों, एक आम दिहाड़ीदार, रेड़े वाला, रक्शे वाला, ठेले वाला, एक मजदूर आदमी, चूँकि जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, चले उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है, लेकिन फिर भी उनकी एक रेगुलर इनकम होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो जॉब कर रहे होते हैं, अगर वो चल रहा हो अच्छे तरीके से तो वहाँ पर भी एक रेगुलर जॉब होती है। लेकिन एक आम दिहाड़ीदार आदमी जिसके 4-5 बच्चे हैं, 4-5-6 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है, अब उसकी कभी दिहाड़ी लगे कभी ना लगे, यकीनी तौर पर हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। असल में यही वो पिसा हुआ तबका है जो बेचारा महीने का अगर 15,000 20,000 वो कमाता है तो 20,000 ही अगर उसका बिल आ जाए और उसके बाद उसने खाना पीना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है, पहले ही ग़ज़ाई किल्लत का सामना है पाकिस्तान को। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो फैक्ट्रियां चल रही थी और ये हुकूमत इस दावे पे आई कि इमरान खान मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पे ले आया था, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ गई थी। और उस वक्त आप देखें ना जो लॉन्ग मार्च हो रहे थे मरियम नवाज हमजा शहबाज का और फिर एक तरफ बिलावल दरदारी का, तो ये सारे यही खेल उस वक्त आवाम के सामने जो है वो नाच पेश कर रहे थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि SIFC के प्लेटफॉर्म पर बड़े दावे किए गए और उन दावों के अंदर अमल दरामद नहीं हुआ। चूँकि पूरी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये एक पाकिस्तान पर कब्ज़ा जो है वो किया गया है एक टेक्निकल तरीके के साथ। तो यही वजह कहीं से कोई भी बातचीत होती है, डुगडुगी बजाते हैं जो सहाफ़ी होते हैं, हुकूमती सहाफ़ी, वो उसके अंदर ट्वीट्स कर देते हैं, विलाग करते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। और अब तो चाइना का मिन्नत तरला किया जा रहा है कि आपका जो कर्जा है वो रोल ओवर कर दें ताकि हम वक्ती तौर पर हम बच जाएं। तो कब तक बचेंगे भाई? मज़ीद सूद बढ़ेगा, मजदूर नीचे आएंगे। फिर IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो उसी तरीके से नए मुआहदे भी उसी तरह बढ़ा दिए गए हैं, चूँकि अपना ये अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं कर रहे और गरीब आदमी पर ये बोझ बढ़ा रहे हैं। एक ही फार्मूला है और ये जो फार्मूला इन्होंने लगाया हुआ है, किसी गंगू तेली को बिठा दें तो वो भी बड़े आराम और सुकून के साथ कहेगा कि बिजली का अच्छा इतना खसारा है, ऐसे पैसे बनाने हैं, बिजली को बढ़ा दो। अभी आज रात को 10 रुपए यानी 9.99 रुपए पेट्रोल जो है उसके अंदर इजाफा किया गया। अब आप देखिए एप्टमा की ये रिपोर्ट है और बताया ये गया है कि मौजूदा हुकूमत की सनत दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में अब तक 100 के करीब लार्ज स्केल मिलें बंद हो चुकी हैं, जिनमें 50 के करीब टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में पॉलिसी साजों की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि नया रोजगार इन्होंने देना कोई नहीं है और जो जहां बेचारे कोई काम लगे हुए हैं वो भी बेरोजगार होंगे और अपने इनके अय्याशी के खर्चे बढ़ गए हैं। अपने इन्होंने जो है वो मामलात बेहतर कर लिए हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के बंद होने की एप्टमा ने भी तस्दीक की है। मिल्स मालकान ने मौका अपनाया कि बिजली और गैस की कीमत में 170% तक इजाफे और हुकूमती पॉलिसियों के सबब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मिल्स मालकान का कहना था कि जो बिजली के नरख 2022 में 16 रुपए तक बढ़कर 42 रुपए तक पहुंच चुके हैं। अब ये इमरान खान महंगाई कर रहा था, उस वक्त 16 रुपए थे और अब 42 रुपए वो कहते हैं पहुंच गए हैं।
इंडस्ट्री को 2022 में 14 रुपए फी गैस मिल रही थी और आज गैस का रेट 40 रुपए तक पहुंच गया है। इन 2 सालों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $19 से कम होकर $16 अरब तक आ गई है। तो एक्सपोर्ट ने कम होना था। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा ऐसे ही जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रियों की बंदिश के हवाले से लिस्टेड कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया को भी आगाह कर दिया है। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में वुज़रा और बड़े सनतकारों और पॉलिसी साजों का हिस्सा रहने वाले अफराद की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। तो जब डूबेंगे तो सब डूबेंगे, लेकिन वो तो दूसरी तरफ इक़्तिदार के मदद लूट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अब एक आप देखिए कि जिस तरीके से ये 8 जजेस ने फैसला दिया और काजी साहब ने भी दरमियाना सा एक खेल खेला उस फैसले के अंदर, या उनकी राय आप कह लें, तो 2 जजेस जो है वो पटड़ी के सिर्फ दूसरी तरफ रह गए। 11-13 के साथ ये फैसला आया कि ये जो हुकूमती जमातें हैं या बाकी जमातें, पीटीआई की नशिस्तें उनमें तकसीम नहीं की जा सकती। अब असल जो मामला चल रहा था, इन नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ को और कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत का ये नुकसान होगा कि जो जुडिशल पैकेज जिसकी बात हो रही थी कि जुडिशल पैकेज लाया जाएगा, काजी साहब की भी एक्सटेंशन होगी, दीगर जजेस को भी कुछ लारे लप्पे लगाए जा रहे थे और इसके साथ मजीद जो ख्वाजा आसिफ के बकौल कुछ और आम ओहदेदार हैं उनकी भी एक्सटेंशन और उम्र जो है उसके अंदर इजाफा करना है। और मकसद ये है कि भाई अवाम ने तो वोट दिया नहीं, तो जो कब्जा मिला हुआ है इसको जितने भी स्टेक होल्डर इस वक्त इसके अंदर पार्टनर हैं उनको किसी तरीके से जो है वो मुद्दत बढ़ा के तो मामलात को आगे चलाया जा सके। अब उस पर पानी फिर गया है। फिर कहा गया कि अब हम इनको जो है वो उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे, वो काम भी नहीं हुआ। सब ने जो है वो सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं। अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भाई पीटीआई पर पाबंदी लगा दें। चले मामला अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बेशक इसको नल एंड वाइड करार दे दे, लेकिन इसके बावजूद दिन तो गुजरेंगे ना। वक्ती तौर पे इलेक्शन कमीशन तस्लीम तो उनको पीटीआई का नहीं करेगा। और फिर ये भी होता है कि पीटीआई के जितनी भी जमात है जब कलअदम होगी तो उसके एमएनए एमपीएस भी खत्म हो जाएंगे। तो ये वक्ती तौर पर खत्म होंगे। चले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी ये हो जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायद ईसा अपने रिटायरमेंट से पहले वो जो थोड़ा मुद्दत उनकी रहती है, एक 100 के दिन करीब 100 दिन के करीब उनके दिन रह गए हैं, तो वो भी शायद बाद नहीं आना चाहते। प्रो काजी फायद ईसा और नवाज शरीफ ये 4 एडहाक जजेस जो है ये तैनात करके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक बैलेंस है जजेस का उसको तोड़ने की अब कोशिश हो रही है। बगैर ये लगता है जुडिशल काउंसिल का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया। और ये जजेस हैं कौन और ये किस तरह काजी साहब के साथ इनका माजी के अंदर जो ताल्लुक है वो क्या रहा है, यानी आप देखिए कि ये इसको ये समझा जा रहा है कि जैसे काजी साहब ने ये अपने जो अक्सरियत है वो बनाने के लिए चाल चली है। अब एक तरफ नजरसानी अपील हो रही है इस फैसले पे, तो ये तो जजेस चूंकि बोझ बहुत बढ़ गया केसेस का, तो नए जजेस एडहाक 1-2 लगाए जाते हैं, 2 साल के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इनको 3 साल के लिए लगाया जाएगा। अच्छा, ये जो है अब ये इस पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट में अपने ही पुराने साथियों को ला रहे हैं। इनमें साबक निगरान वज़ीर आला सिंध भी शामिल हैं। काजी फायद ईसा को रेफरेंस से बचाने वाले जजेस भी शामिल हैं और मिलिट्री कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने वाले और पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों की गिरफ्तारियों में सहूलतकारी करने वाले जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद भी शामिल हैं। तारक मसूद एक इंतहाई जिनको समझें अजीब किस्म का किरदार, यानी काजी साहब के दस्तराज, ये तो ऐसे ही है कि अपने दोस्तों को नवाजो, यानी इस हद तक अगर आप चले जाएं इस तरह के ओहदों पे बैठ के या इदारों के अंदर बैठ के, तो फिर आप अंदाजा करें लोग इंसाफ कहाँ से लेंगे। जब ये जजेस को भी ये पड़ी हो कि मैंने अक्सरियत बनाने के लिए इनको लाना है, इनको लाना है, और जो तरीका अडॉप्ट हो रहा है। अब इडहाक जज सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इसमें जस्टिस मुशीर आलम है, मदर आलम मियाँ खेल है, सरदार तारक मसूद हैं और उनके साथ बाकर हैं जो आप मकबूल बाकर, ऐसा मकरू किरदार जो सिंध का वज़ीर आला रहा और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रही और वो उस पर खामोश रहा। सिर्फ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल पर उसने जो है वो नहीं दिया था, बाकी उसने हर जुल्म, बर्बरियत, वहशत, अगवाकारी और जो कुछ होता रहा, क्राइम उसी तरह बढ़ता रहा। एक बिल्कुल घुग्गू घोड़ा किस्म का बंदा उसको वज़ीर आला बनाया गया और वो वहाँ पे ये सारा कर रहे थे। और अब इस तरह का बंदा अब फिर दोबारा, चूँकि काजी साहब के वो बताते हैं, अब इसके अंदर जो है
لگتا ہے کہ معاملات بہت تیزی میں ہیں جو 4 ریٹائرڈ ججز لانے پڑ رہے ہیں، حالانکہ اب چھٹیاں بھی ہیں، چھٹیوں کے بعد سکون سے یہ کام ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب ان چاروں ریٹائرڈ ججز کے زیادہ نہیں، آخری 4 فیصلے نکال کر دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں مختلف صحافی۔ نواز شریف کی محبت میں گندے، عمران خان کے بغض میں لتھڑے فیصلے آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین چیف جسٹس جو ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہ یہاں جسٹس مشیر عالم، حدیبیہ پیپر ملز کیس خارج انہوں نے کیا، یعنی ان کے ساتھ تھے قاضی صاحب، جسٹس باقر، سابق عبوری وزیر اعلیٰ سندھ، یہ ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر یہ اندھا گونگا بہرا، یہ بندہ اب جج بنے گا دوبارہ۔ جسٹس سردار طارق، ملٹری ٹرائلز کی انہوں نے اجازت دی اور نامعلوم مقدمات میں وہ کہتے ہیں ضمانتیں دینے کا انہوں نے جو ہے وہ خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے 1000 پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریوں کا ان پر بتایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے گراؤنڈ مہیا کی، اور یہ وہ ججز ہیں جب عمران خان کا بغض کا معاملہ نہیں تھا تو یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی ایکٹنگ ہوتی تھی، لیکن جب عمران خان آیا تو پھر ان کے رویے بدل گئے، ان کے اصول بدل گئے، ان کے لیے آئین اور قانون بدل گیا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی گئی۔ 4 ایڈہاک ججز کی اپیل میں مخصوص نشستوں پر فیصلہ تبدیل کرنے کی یہ کوشش اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور 4 ججز لگا کر اب تعداد ہو جائے گی 21، یعنی 17 جمع جو ہے وہ 4، یہ 21 ہو جائے گی، اور پھر فیصلے تبدیل ہوں گے۔ اور یہ شہباز گل کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ خبر 3 دن پہلے کی اور پوری خبر ہے، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو اور قاضی صاحب کو ایکسپوز کیا جائے، یہ ان کی بات ہے۔ اب اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی ہے کہ یہ سردار طارق مسعود اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ محمد اشفاق ہیں، روزنامہ دنیا سے تعلق ہے، حالانکہ وہ بڑے پی ٹی آئی کے مخالف سمجھے جانے والے صحافی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محلے میں جب بچے کو مار پڑے تو فوری طور پر بڑے بھائیوں کی طرف دوڑتا ہے، بس اس نے بھی اپنے بڑے بھائی بلا لیے ہیں، یعنی قاضی صاحب کی طرف شاید اشارہ ہے کہ اب وہ بیچارہ شکست کھا گیا ہے، 8 ججز سے مار پڑی ہے، جو بھی اس کو عنوان دیں تو اب اس نے اپنے 4 بلا لیے ہیں بڑے بھائی کہ آؤ ذرا ان کے ساتھ ہم نے نپٹنا ہے۔ تو ملک کے معاملات اب اس طرف ڈسکشن ہو رہی ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ یہ جینون ہوں ان کو، لیکن پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ صرف ایک ہی گروپ کے، ایک ہی مزاج کے ججز، یعنی یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی ان ججز کے اچھے تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہم پھر کسی ٹائم بات کریں گے، چونکہ ابھی انہوں نے ایک فیصلہ اچھا دیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ فلیٹیز میں اپنی، یہ شفا یوسف زئی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فلیٹیز میں اپنی اسمبلی کے بعد پیش خدمت ہے اپنا سپریم کورٹ۔ یہ 1997 میں بھی نواز شریف کر چکے ہیں اپنا سپریم کورٹ، اور یہ معاملہ جو ہے جسٹس ریٹائرڈ مدر عالم میاں خیل وہ جج ہیں جنہوں نے صدارتی ریفرنس نظر ثانی کیس میں قاضی صاحب کی حق میں اپنی رائے تبدیل کی تھی، اور آج تک رائے تبدیل کرنے کی وجوہات جاری نہیں کی گئی، کیونکہ مرکزی ریفرنس میں انہوں نے معاملہ ایف بی آر کو مزید تحقیقات کے لیے بھیجنے کی حمایت کی تھی۔ مدر عالم میاں خیل حکومت نے چیئرمین مسابقتی ٹریبیونل تعینات کیا، یعنی ان میں سے مقبول باقر اور یہ جو جج ہے مدر عالم میاں خیل، ان دو نے تو عہدے انجائے بھی کر رہے ہیں، ایک نے کر لیا، ایک انجوائے کر رہا ہے۔ حکومت نے ان کو ذمہ داریاں دی اور مدے لیے، اور اب یہ حکومت جو ان کو مدے دے بعد میں ریٹائرمنٹ کے، تو اس کے خلاف یہ فیصلے ان کے مخالفوں کے خلاف تو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مقبول باقر بھی اسی طرح میں بتا چکا ہوں، تو یہ ان ججز کا معاملہ ہے جی۔ اور بتایا یہ گیا ہے، سعید بلوچ ہیں صحافی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نظام انصاف جو ہے اس پر جو ہے وہ اس کا رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ وہ کردار جنہوں نے بڑے عام موقعوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ مدر عالم میاں خیل وہ جج ہیں جنہوں نے نظر ثانی میں رائے تبدیل کی، کیونکہ مرکزی ریفرنس میں انہوں نے معاملہ ایف بی آر کو مزید تحقیقات کے لیے بھیجنے کی مخالفت کی تھی۔ تو پی ٹی آئی کو بھی اس پر ظاہر تحفظات ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی تجویز دی تھی۔ یہ مدر عالم میاں خیل، اچھا یہ وہ جج ہیں جنہوں نے آرٹیکل 6 لگانے کی تجویز دی تھی، اور اب حکومت بھی آرٹیکل 6 کا ذکر کر رہی ہے، تو یہ جج بھی درمیان سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو ان پر تو بالکل ایک میرا خیال ہے بڑی مخالفت ہوگی ان کی۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ آپس کے اندر یہ جو لڑائی ہے وہ خطرناک مرحلے میں ہے، اور اس سے پہلے جب کوئی ایمرجنسی مارشل لا یا ایسا ماحول ہوتا ہے، یعنی لگنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بہرحال تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا ہے
کہ اس طرح کے ماحول لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔